चलिए अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का और हम अपने मेहमान के साथ जुड़े उससे पहले व्हाट्सएप नंबर मैं फ्लैश करवा देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो नोट डाउन करना आपके लिए। आप लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो इसीलिए डिटेल्स भेजनी होगी। डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567 पर। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं। हमारा ये शो चैनल के यूट्यूब पर जाता है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और हमारे सारे शोज़, आज का भी शो और पहले के भी सारे शोज़ जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे और हर शो में आपके निवेश को लेके कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पर बात होती ही है। आप वहाँ पर शो से सीख भी सकते हैं और अपने सवाल भी हम तक पहुँचा सकते हैं। पंकज मटपाल जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आज आपने हमें समय दिया। और पंकज जी, किरण हमारे साथ फोन लाइन पे शायद जुड़ गए हैं, किरण शिंदे पुणे से। किरण हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ अभी, मतलब मस्त चल रहा है, जॉब वगैरह चल रहा है। मस्त तो चल रहा अभी मैं है। वेरी नाइस। ओके, एक्चुअली मैंने बताइए अपना किरण। क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है। जैसे कि मैं इन्वेस्ट कर हाँ, रहा हूँ, मतलब मैं पास्ट 6 मंथ से मैं इन्वेस्टमेंट चालू किया है मैंने। तो ओके। मतलब जितने भी 6-7 मेरे म्यूचुअल फंड है उसको मुझे मतलब थोड़ा ये करना है कि उसका मतलब जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं है, वो मुझे चेक करना था। तो रिव्यू हाँ हाँ करना था बिल्कुल, पोर्टफोलियो बताते में। हैं आपको, बताते हैं। 5 करोड़ का टारगेट है ना आपका 15 से 20 साल यस, में? यस। ठीक है, ठीक है, ओके। और आपने कुछ इंश्योरेंस की डिटेल्स दे रखी है। टर्म इंश्योरेंस है 1 CR का और 50 लाख है वाइफ के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख सम एश्योर्ड आपने रखा हुआ है। ये फैमिली फ्लोटर है क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? हाँ, वो मतलब वो जॉइंट है, मेरा और मेरे वाइफ का। 1 करोड़ मेरा और 50 लाख आपका वाइफ का। एम्प्लॉयर्स से कवरेज है दोनों का? आप दोनों वर्किंग हैं तो दोनों के क्या एम्प्लॉयर्स से कवरेज है? नहीं, वो हाउस वाइफ है। मैं सिर्फ अच्छा मतलब अच्छा। वर्किंग हूँ। तो इसकी वजह से मैंने वो चलिए ठीक जॉइंट ले है, लिया। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कवर। मेरे ख्याल से ओके। पंकज जी आपको उस दिशा में भी गाइड करेंगे अच्छे से। पंकज जी चलिए इंश्योरेंस से शुरुआत करते हैं। पंकज जी, आजकल इंश्योरेंस पर बात ज़्यादा हो नहीं पाती है शो पर, तो किरण के सवाल के जरिए ही वो तमाम दर्शक जो कि इंश्योरेंस के बारे में समझना भी चाहते हैं उनको आप सलाह दीजिए। कविता जी गुड इवनिंग। बिल्कुल देखिए, हम्म। जो मैं कहूँगा वो पहले ही आप कह चुकी हैं, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आपकी राय है। क्योंकि देखिए जी। आजकल क्या 5 करोड़ के 5 मतलब लाख की बात की जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये, अगर हम मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें। तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल किरण जी आपको बढ़ाना चाहिए अपना अमाउंट। और आजकल क्या सुपर टॉप अप पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं जहाँ पर जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली। यानी कि जो 5 लाख का प्रीमियम आप पे करेंगे, उसके मुकाबले जो आप सुपर टॉप अप पॉलिसी लेंगे, मान लीजिए 25 लाख की, तो उसका प्रीमियम काफ़ी कम रहेगा। उसमें कंडीशन ये होती है कि 5 लाख का डिडक्टिबल होता है, यानी कि 5 लाख के ऊपर का जो क्लेम आएगा, वही आप उससे ले सकते हैं। तो 5 लाख का बेसिक कवर और उसके बाद 25 लाख का आपने अगर सुपर टॉप अप ले लिया, तो इसका मतलब आपको कम पैसों में अच्छा बड़ा कवर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो कविता जी बाकी जो सवाल हैं उनकी भी बात कर लें क्या? बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल पंकज जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शकों को आज आपको हेल्प करना है तो जी शुरू कीजिए। तो देखिए किरण जी ने शुरुआत बड़ी अच्छी की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि लंबा नजरिया है, थोड़ा सजेशन मैं जरूर दूंगा। पर पहले अगर बात करें टारगेट की, किरण जी आप कह रहे हैं कि 15 साल में आपको करीब 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। तो यदि हम कैलकुलेट करें अगेन, 15 से 20 साल की आप बात करते हैं, 20 साल की बात कर लेते हैं। तो 20 साल में यदि 22,000 की एसआईपी जो आप कर रहे हैं उसमें 10% का आप स्टेप अप भी करेंगे, ऐसा भी आपने कहा है। तो कैलकुलेशन निकल कर आ रही है कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से 4 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के लिए। अगर इसी वक्त पर आप 5,000 रुपए से बढ़ा दें अपनी एसआईपी और जैसा आपने कहा 10% से स्टेप अप वो करते रहें, तो आप फिर 20 साल में 5 करोड़ रुपया भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, 5,000 रुपए से एसआईपी बढ़ानी है, वो आप जरूर उसके बारे में सोचिए। फंड्स अच्छे हैं, बट क्योंकि लंबा नजरिया है, 2 लार्ज कैप फंड्स हैं आपके पास। मैं कहूंगा कि आप एक लार्ज कैप फंड में एसआईपी रोक दीजिए। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है उसमें एसआईपी रोक कर आप जो एग्जिस्टिंग फंड है आपके पास, एक है कोटक मल्टी कैप फंड, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इनमें उस अमाउंट को डिवाइड करके आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा लें। तो ये मेरी एक राय है। और इंश्योरेंस की हम बात कर ही चुके हैं कि सुपर टॉप अप के जरिए आपको कवर बढ़ाना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू।
किरण, आपने सवाल पर सलाह सुनी पंकज जी की, इंश्योरेंस पर भी आपको सलाह दी है, निवेश पर भी। कुछ और जानना चाहते हैं आप? अ, मुझे एनपीएस के बारे में भी मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि एटलीस्ट एक एनपीएस का भी मैं थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो आपका उस बिल्कुल। पे मतलब क्या है, मतलब आपका इस पे रिव्यू क्या रहेगा बिल्कुल कर सकते एनपीएस हैं, पे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। पंकज जी, आप किस तरह की स्कीम्स इनको रेकमेंड करेंगे? ओवरऑल इक्विटी में जा सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से कैप्ड है, पूरे पैसे तो जाएंगे नहीं उनके इक्विटी में। कहाँ से एनपीएस का खाता खोला जाए पंकज जी, और किस तरह की स्कीम्स ली जाएं? टियर 1 टियर 2 क्या दोनों अकाउंट खोलने चाहिए? टियर 1 तो कंपलसरी है ही है, लेकिन टियर 2 ऑप्शनल है, क्या उसमें भी वो पैसे पार्क इन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए? किरण जी, आपके लिए मेरी सलाह यह है कि आप टियर 1 अकाउंट खोलें, क्योंकि टियर 2 की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो। जो टियर 2 होता है वो बेसिकली एक सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन पेंशन की बात हो तो टियर 1 अकाउंट पेंशन के लिए बना हुआ है। और कविता जी, आप दूसरा पूछे कहाँ से खोलें, तो आप ऑनलाइन जाकर एनएसडीएल की साइट पे ही ओपन कर सकते हैं इसको, तो बहुत आसान है ऑनलाइन ओपन किया। अदरवाइज़ जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स और दूसरे ब्रोकिंग फर्म्स आपको सुविधा देते हैं, जो कि इसके पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बने हुए हैं, हम उनके ज़रिए भी खोल सकते हैं। तीसरी बात ये है कि कहाँ करना चाहिए, देखिए क्योंकि आपको चॉइस मिलती है कि आपको एक्टिव चॉइस लेनी है कि ऑटो चॉइस लेनी है, और एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एलोकेशन आपका इक्विटी में होना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो क्योंकि आप थोड़ा जानकार हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, मार्केट को समझते हैं, तो आप ऑटो चॉइस नहीं, एक्टिव चॉइस में ही जाइए। और जब आप यंग हैं, तो मेरी राय ये है कि 75% एलोकेशन आप अपना इक्विटी में रखें फिलहाल के लिए, और समय के साथ बाद में वो कम हो सकता है। तो आप एक्टिव चॉइस लें, मैक्सिमम जो अलाउड लिमिट है वो आप इक्विटी में रखें, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। और बहुत ज्यादा पैसा आप उसमें निवेश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, पर थोड़ा पैसा वहां पर भी निवेश किया जा सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट किरण। प्रशांत पाटिल का मैं सवाल लूंगी। प्रशांत, हाय, हेलो मैडम, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हो मैडम, आपका ओके, थैंक यू, आपने आप, मेरा सवाल लिया लाइन पर। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। ओके, आपका सवाल मेरे पास काफ़ी डिटेल तरीके से पड़ा हुआ है, मतलब आपने भेजा है, बहुत अच्छी बात है। और डिटेल्स में कोई बदलाव है प्रशांत, कि मैं सीधा पंकज जी के पास जाऊं, आपके लिए सलाह ले लूं? मुझे एक पूछना था कि जैसे समझो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में से कितना प्रतिशत हम म्यूचुअल फंड में करना चाहिए और बाकी कितना परसेंट दूसरे फील्ड में करना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरे से स्मॉल आपका कैप क्या है मतलब होगा? अगर आप मुझे मेरा दूसरे से क्या मतलब, फिक्स डिपॉजिट या कुछ और, क्या क्या कंसिडर हाँ कर रहे हाँ हैं आप? हाँ, फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड, ऐसा हम आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट में। आपको तो उसमें आपको से इन्वेस्टमेंट 10 साल तक करनी है? हाँ, मुझे 10 साल तक करनी है। तो 10 साल के लिए ही आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, 10 साल के लिए ही आपको फिक्स डिपॉजिट कंसिडर करना है, क्या ये बात सही है? राइट मैडम। ओके, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 45 है। 45 है। रिटायरमेंट का पैसा जोड़ रहे हैं? रिटायरमेंट नहीं मैडम, घर है, आगे जाके शायद एजुकेशन रहेगा बच्चों का ग्रेजुएशन के अच्छा, बाद, उसके लिए। तो आपको कितना पैसा इकट्ठा करना होगा? घर है, मतलब मुझे घर लेना है 10 साल के बाद? घर लेना है आगे जाके, तो घर भी लेना है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी पूरी करनी है। पूरी करनी। हाँ राइट। दोनों बहुत बड़े लक्ष्य हैं प्रशांत। हाँ हाँ, मैंने अभी स्टार्ट हाँ किया है 3 से 4 साल पहले, तो रिगार्डिंग हाँ, उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए था। चलिए आपको बताते हैं। और ऐसे में क्योंकि 10 साल आपके पास है, थोड़ा सा अग्रेसिव अगर आप इक्विटी में जाएं या म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी में जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? स्टॉक्स भी करते हैं क्या? नहीं नहीं, स्टॉक नहीं कर रहा। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स करते हैं और अभी फिक्स डिपॉजिट राइट। करना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछ रहा था कि कितना म्यूचुअल फंड में करना चाहिए हमने, ठीक है, 100% करे या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में करे, कुछ एफडी में करे, ऐसा पूछा मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं आपको। और ठीक है। पंकज जी, जी पंकज जी, 10 साल और 10 करोड़, घर भी खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है। देखिए कविता जी, एक सवाल है मेरा पाटिल जी से। पाटिल जी, हम्म। आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है? देखिए लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ज्यादा पोटेंशियल है कि आपको रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन
शॉर्ट टर्म में इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। तो यदि आप ये समझते हैं कि आप निवेश करेंगे और अगर मार्केट नीचे भी आता है, आपको बहुत घबराहट नहीं होगी, आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आप मुझे बताइए। और यदि आपको निवेश में बहुत घबराहट होती है, मार्केट गिरता है, तो आप डर जाते हैं, तो कुछ सलाह आपको मैं अलग दूँगा कि कितना एलोकेशन आपको करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ ऊपर डरूंगा नहीं, मैं फोकस्ड रहूंगा, इन्वेस्टेड रहूंगा, जल्दबाजी नहीं उसमें। चलिए चलिए, तो बहुत देखिए बढ़िया, अच्छी बात बहुत है। बढ़िया। बहुत अच्छा है। तो देखिए यदि आप बात कर रहे हैं कि डरेंगे नहीं और निडर बनकर आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो सलाह ये है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट में थोड़ा पैसा रखिए। पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये है कि शॉर्ट टर्म में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा बहुत पैसा अपना होना चाहिए। तो उसके लिए 20% तक भी अगर आपने रखा है फिक्स्ड डिपॉजिट में तो काफ़ी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा पैसा बाकी आपको म्यूचुअल फंड में इक्विटी में रखना है, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास कई चॉइसेस होती हैं और यदि हम डेट ओरिएंटेड फंड्स की भी बात करें तो वहां पर भी आप लॉन्ग टर्म में एफडी के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो एफडी में तो बहुत थोड़ा पैसा जिसको आपको लगे कि कभी भी जरूरत पड़े, इमरजेंसी के लिए है या फिर कभी निकालना हो तब रखें। बाकी पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स में ही रहे तो बेटर रिटर्न देगा। अब म्यूचुअल फंड्स में भी मेरी राय ये है कि ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। थोड़ा बहुत डेट में जो एक्सपोजर है वो आप हाइब्रिड फंड्स के जरिए ले सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इनके जरिए आप थोड़ा सा कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर इत्यादि का और डेट का एक्सपोजर ले सकते हैं। बाकी जो है आपके पास मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप इस तरह के फंड्स होने चाहिए। फिलहाल के पोर्टफोलियो में आपने स्मॉल कैप में भी काफी निवेश किया हुआ है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है और जो होना चाहिए, तो इक्विटी में निवेश जरूर रखें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 4-4 फंड स्मॉल कैप के हों या एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो। तो आपका ज्यादा निवेश लार्ज कैप में हो, थोड़ा मिड कैप में हो, थोड़ा स्मॉल कैप में हो, ये जरूर होना चाहिए। तो मैं आपको फंड्स के नाम भी बता देता हूँ। स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके जैसे आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें आप बढ़ा सकते हैं, उसमें ले सकते हैं। और दूसरा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसे मैंने सुझाव दिया कि होना चाहिए पोर्टफोलियो में, तो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन या फिर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसको आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये अच्छा रहेगा। आपका निवेश सही है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो बहुत कम करके एफडी करो वैसा भी नहीं है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा हो वैसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, प्रशांत, कोई और सवाल पूछना है आपको? नहीं नहीं, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कमल जी का सवाल लेंगे क्या? कमल जी भटिंडा से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कमल बेदी, कमल बेदी जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैडम ठीक हूँ मैडम। मेरी एज जो है 45 है। मैं ना गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ। ओके तो ओके। तो मैंने अभी सिर्फ अभी अप्रैल में ही शुरू किया है वो आपका जो चैनल जो यूट्यूब पे देखना शुरू किया, तो मुझे काफी नॉलेज मिली इससे। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी मतलब डीमैट अकाउंट बना के। तो जो मैंने फंड्स मैंने चूज किए हैं, मैंने सेंड भी किए हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरा SBI अकाउंट का 3000 आपको आपके पास मेरा डाटा होगा। फंड्स के डिटेल्स हैं मेरे पास कमल जी, मैं बता रही हूँ आपको। जो आपने फंड्स दिए हैं SBI कॉन्ट्रा, ICICI ब्लू चिप, HDFC मिड कैप, PP पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप होगा, ये स्मॉल कैप है क्वांट का, BAF HDFC, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 12 साल का निवेश है और 2CR 10% स्टेप अप एनुअली। इज दैट राइट? जी 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 मैडम जी। परफेक्ट, ओके, ठीक है सर। जैसे मेरी रिटायरमेंट अभी 58 की एज में होनी है, तो मैं चाहता था कि तब तक क्या मेरा ये पहले तो ये था कि मेरे फंड्स क्या ठीक है, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। अगर चेंज करनी है प्लीज वो भी मुझे पता चल जाए। और क्या ये अपना जो 2CR का जो कॉर्पस है वो क्रिएट हो सकता है तब तक, ये जानना चाहता था जी मैं। सर क्रिएट हम करवा देंगे, आप मुझे बताइए काफी होगा कि नहीं होगा? काफी मैम ऐसे है अभी, तो इससे इस हिसाब से 24,000 बनता है टोटल। तो हाँ, अभी का महीने का खर्चा वगैरह मिला के सब कैलकुलेट किया है ना। 58 साल की उम्र में आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां क्या क्या रहेंगी, कितनी छट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हर महीने का खर्चा अगर इसी पोर्टफोलियो से चाहिए तो क्या वो पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सब भी देखना होता है अगर रिटायरमेंट आपका लक्ष्य है तो। ये आपने ऐसे है मैडम, मेरी जो जॉब है ना जी, वो पेंशनेबल जो जॉब है। अच्छा, आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया है फिर। ओके
ओके, डन। चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी। बिल्कुल। देखिए कमल जी, आपने कहा कि पेंशन तो है, तो ज़्यादा चिंता तो आपको है नहीं, पर ये है कि अगर घर का खर्च अगर चले पेंशन से, सरकारी पेंशन से, तो पैसा और होगा, तो और आप आसानी से और अपने शौक पूरे कर पाएँगे। तो आपने टारगेट लिया 2 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर यदि मैं 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ मानकर चलूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आप जानते हैं रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, और हमने जो पास्ट में देखा है उस हिसाब से एक आइडिया लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर 24,000 के एसआईपी से आप इकट्ठा कर पाएँगे करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए, और वो भी यदि 10% से स्टेप अप करेंगे, जो आप कह भी रहे हैं, तो 2 करोड़ नहीं बन रहा है, काफ़ी कम हो रहा है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप 15 साल तक निवेश करें, तब ये मुमकिन हो सकता है, बट आपने कहा कि रिटायर हो जाएँगे आप, तो आगे की एसआईपी मुश्किल होगी। तो ऐसे में अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, निकल कर आ रहा है कि आपको एसआईपी करनी पड़ेगी 42,000 पर मंथ की, और साथ में 10% से स्टेप अप, तब आप 2 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। तो आप 24 का 42 तो पता नहीं एक साथ कर पाएँगे, अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जितना हो सके अधिक उतना तो ज़रूर कीजिए, और समय के साथ जब-जब आपकी सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो, तब आप इसको और बढ़ाते जाएँ, ताकि आप जो 2 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसे पूरा कर सकेंगे। इस वक़्त जो आप कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, आपने मल्टी एसेट एलोकेशन और डायनामिक एसेट एलोकेशन प्लस बाकी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, सभी तरह के फंड लिए हुए हैं, इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कमल जी पूछना चाहते हैं कुछ पंकज जी से? नहीं मैम, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कपिल दवे का सवाल लेंगे जी। कपिल दवे का सवाल लेंगे पंकज जी। यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है, और इनके पास भी क्वांट का स्मॉल कैप है, मिड कैप है, HDFC का भी मिड कैप है, SBI का कॉन्ट्रा है, कोटक इंफ्रा और इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड भी है, ICICI का कमोडिटी फंड है, SBI का ब्लू चिप है, मोतीलाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स भी है। टोटल इन्वेस्टमेंट 8,500 है, और उसके लिए इन्होंने कुछ 8 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, 10 फंड्स इनफैक्ट। फंड्स बहुत ज़्यादा है, निवेश की राशि बहुत कम है। जितने भी फंड्स इकट्ठा किए हुए हैं वो अपनी कैटेगरी के उम्दा और बेस्ट परफॉर्मर्स हैं पंकज जी। लेकिन 8,500 रुपये के लिए कितने फंड्स होने चाहिए आइडियली आपके पास? और डाइवर्सिफाइड भी देखिए, इन्होंने बहुत ही थीम्स भी ऐसी चुनी हुई हैं जो कि सालों सालों में जो है आपको रिटर्न कमा कर देंगी। बिल्कुल, देखिए थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है एक्चुअली। 8,500 रुपए की बात करें, अगर आप मल्टी कैप फंड ले लें, एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, और साथ में अगर थोड़ा गोल्ड चाहिए आपको तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लें, तो 3 फंड्स में भी आपको काफ़ी कुछ, पूरा पोर्टफोलियो आपका अच्छा बन सकता था। तो ये जब बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना हो तब आप डिवाइड करें तो ठीक है। यहाँ पर 8 फंड्स मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं, पर फिर भी मैं कुछ बदलाव ज़रूर कहूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 फंड्स में से काफ़ी बंद कर दीजिए। बट एक बात और भी, अगर टारगेट की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 10% से स्टेप अप करते हैं और 10 साल का नज़रिया है, तो यहाँ पर अच्छा, टारगेट तो उन्होंने लिया ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने कैलकुलेशन की है कि अगर 10 साल में करेंगे तो करीब 28 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, 15 साल में करीब 70 लाख रुपए बन सकता है। तो आप देखें कितने इकट्ठा करना है। फंड में बदलाव की मेरी राय ये है कि क्वांट मिड कैप फंड से आप एग्जिट करें, और उसकी जगह पर आप HDFC मिड कैप फंड को ऐड करें, स्विच करें एक फंड से, क्योंकि क्वांट के 2 फंड इनके पास में, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। स्मॉल कैप में रह लें, आप रहें, और मिड कैप में आप क्वांट से निकलकर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में चले जाएं। और दूसरा जो आपने लिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रा क्या एक थीम है, और थीमेटिक फंड आप जानते होंगे कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एक नैरो मैंडेट होते हैं। तो इसमें से SIP बंद करके SBI कॉन्ट्रा फंड ऑलरेडी है आपके पास, उसमें आप चले जाएं, उसमें स्विच कर लें, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। 2 फंड्स में बदलाव की मैं राय दे रहा हूँ, बाकी फंड जो है उनके साथ आप बने रह सकते हैं। ऑनलाइन पर हमारे पास है नहीं, हमारे साथ है नहीं, इसीलिए जो सलाह आपने दी उम्मीद करेंगे कि वो यूट्यूब पर देख लें, और अगर कोई सवाल फिर से पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब पर डाल दें, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमन का सवाल मैं लेना चाहती हूँ पंकज जी, और 12 इयर्स के बाद 80,000 का SWP करना है इनको, 10% हर एक ईयर में अपनी SIP को बढ़ाएंगे। टारगेट अचीव होगा या नहीं जानना चाहते हैं। और फिलहाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 8,000, एक्सिस स्मॉल कैप 8,000, ICICI लार्ज कैप 7,000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 7,000।
1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए फंड्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इन फंड्स में बढ़ा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि 80,000 की जो एसडब्ल्यूपी करनी है, वो शायद उन्होंने इस बात को समझा होगा, बट अगर नहीं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका खर्च आज ₹80,000 है, तो भविष्य में आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप ज़रूर सोच लें। दूसरी बात, कई बार निवेशक कहते हैं कि 80,000 या जो भी अमाउंट बोलते हैं, कि हमेशा वही मिलता रहे, उससे काम नहीं चलेगा। हर साल जिस तरह महँगाई बढ़ेगी, तो आपका एसडब्ल्यूपी की राशि भी हर साल आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर 30,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 10% से स्टेप अप ये कर रहे हैं, ऐसा कहा है, तो करीब 1,45,00,000 रुपया 12 साल में इकट्ठा हो सकता है। और वहां से ये डेफिनेटली जो कह रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी करनी है 80,000 की, वो और प्लस हम उसे बढ़ाकर भी उम्मीद कर सकते हैं कि साल दर साल 5-6% से बढ़ा भी पाएंगे, तो बिल्कुल सही राइट ट्रैक पर हैं। बहुत ज्यादा बदलाव की कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही है, फंड्स अच्छे हैं, इनके साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक और सवाल लेंगे बलवंत जी का। ये कह रहे हैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं 20,000 2 CR म्यूचुअल फंड्स में से, अभी शुरुआत करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और उन्हें आपसे फंड सजेशन चाहिए। देखिए कविता जी, अगर अगेन हम 12% के सीजीआई पर कैलकुलेट करते हैं, तो 20,000 की एसआईपी से 20 साल में 1,84 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। 10% का स्टेप अप भी करेंगे, उसको मानकर हम चले तो यानी कि बहुत क्लोज है टारगेट के। 2 करोड़ की बात कर रहे हैं और निकल कर आ रहा है 12%, 1,84 लाख रुपए, तो ये हो सकता है। हालांकि वैल्यू की बात करूं तो इस लंबे समय में शायद वैल्यू काफी कम हो जाएगी। 20 साल में 2 करोड़ की वैल्यू उसके 1/4 के पास समझ लीजिए आप, या उससे भी कम रहेगी। बट लेकिन ये टारगेट, हाँ, इसमें एक बात है, बिना स्टेप अप के 2 करोड़ के आसपास, लेकिन अगर 10% से करते हैं स्टेप अप, जो पॉसिबल है, तो 3,73 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। स्टेप अप जरूर करें। 20 साल में आप 2 करोड़ नहीं, आप 3.25 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर पाएंगे। स्कीम की बात करें तो स्कीम के लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, बजाज फिनसर्व का मल्टी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो 4 फंड्स के जरिए आप बनाए पोर्टफोलियो और 10% स्टेप अप करते रहें। बाकी जो आप शुरुआत 20,000 की कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। ऑल द बेस्ट टू दिस बलवंत सिंह जी। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज समय दिया, मेरे ख्याल से हमारे सवाल भी समाप्त हो गए हैं, समय भी ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया आज दर्शकों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के जवाब देने के लिए। जाने से पहले आप सभी को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं, हमारे पुराने शोज़ भी देख सकते हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइएगा और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, BAFM के नाम से होगा, वहाँ भी आप ढूंढ सकते हैं और पुराने शोज़ भी देखिए और अपने सवाल भी डाल दीजिए। नमस्कार।